दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हो सभी का इस चैनल पे। आज हम करने वाले हैं एज द नेम सजेस्ट, एज द टाइटल सजेस्ट, एज द थंबनेल सजेस्ट, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस के कुछ ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी केस बेस्ड क्वेश्चंस जिससे आपकी थिंकिंग लेवल एकदम बढ़ जाएगी। आपको एकदम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस मैं आज के सेशन में करवाने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। ठीक है, सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी, कैसे चल रहा है सब कुछ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के कुछ ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। पर शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे चैट बॉक्स में फायर इमोजीज के साथ पूरा स्पैमिंग कर डाले। ठीक है, फायर इमोजीज हो जाए पूरे चैट बॉक्स में, पूरे फायर इमोजीज हो जाना चाहिए। उसके बाद में हम शुरू करेंगे। चलिए, तो कमेंट सेक्शन पूरा फायर इमोजीज के साथ भर डालो। एंड इससे पहले मैं आपको एमवी सैट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। एमवी सैट ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर रखा है, पर अभी भी आप लोग के पास थोड़ा सा वक्त बाकी है। अगर आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी बच्चों, तो यू विल रिग्रेट इट लेटर। सो डोंट लाइक वेट फॉर द एंड, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ थोड़े ही दिन बचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट आ रहा है 30 सितंबर। सो उससे पहले आप लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है बच्चों, तो उससे पहले आप लोग एनरोल कर लीजिए। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आर यू गाइज रेडी फॉर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन? एज यू ऑल नो, हमारा जो पेपर है वो सादे क्वेश्चंस से भरा नहीं रहने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न ऑफ सीबीएसई, राइट। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमें करने ही करने हैं, उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से दिखने में लेंदी होते हैं, बट आई कैन एश्योर यू बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल फील कॉन्फिडेंट कि यस, मैं लाइफ प्रोसेसेस के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अगर आए एग्जाम में तो कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी ऐसे लेंदी क्वेश्चंस आए उसको पार्ट बाय पार्ट रीड करिए और उसको समझिए कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे कि अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फटीग आ रहा है। फटीग मतलब थकान हो रही है। A medical report shows that the alveoli in his lungs are damaged, उसके alveoli damage हो चुके हैं, reducing their surface area. Which process of life is directly affected and why does it lead to fatigue? अगर उसका alveoli block हो चुका है तो बच्चों कौन सा फंक्शन रुक जाएगा? कौन सा फंक्शन रुक जाएगा, क्या लगता है बच्चों को? अगर alveoli block हो चुकी है तो कौन सा फंक्शन रुक जाएगा? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, अगर एल्वियोलाई बच्चों ब्लॉक हो चुकी है तो कौन सा फंक्शन रुक जाएगा? बहुत ही बढ़िया, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, बिकॉज रेस्पिरेशन इज व्हाट? रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यस और नो? रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ये होता है इन दी एल्वियोलाई। कहां पर होता है? ये होता है इन दी एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के आसपास ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स घूम रही है एंड इससे एक्सचेंज हो रहा है, राइट। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू दी एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई इज द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन। एंड अगर बच्चों एल्वियोलाई की वॉल्स बिगड़ जाए तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है, वो नहीं हो पाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर नहीं हो पाएगा तो रेस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि जो भी ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट स्मोकिंग डायरेक्टली अफेक्ट्स द एल्वियोलाई के वॉल्स, एंड एक बार एल्वियोलाई के वॉल्स डैमेज हो जाते हैं वो फिर से ठीक नहीं होते हैं। जो बच्चों को लगता है, जो लोगों को लगता है कि लंग्स प्यूरिफिकेशन से एल्वियोलाई का वॉल्स डैमेज जो हुआ है वो ठीक हो जाएगा, तो दैट इज इनकरेक्ट। वो नहीं होता है। जो बिगड़ा वो बिगड़ा, फिर से वो चीज सुधरने नहीं वाली है। तो वो लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, रेस्पिरेशन में तकलीफ होती है, राइट। तो इसका आंसर आप लोगों ने कहा है ऑप्शन बी एंड दैट इज करेक्ट।
रेस्पिरेशन, रेड्यूस्ड ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अगर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी तो जो सेल्स होंगे बॉडी के वो हमेशा क्रेव करेंगे ऑक्सीजन के लिए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, राइट? सो दीज सेल्स आर नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन एंड दैट्स व्हाई दे विल ऑलवेज फील फटीग, उनको हमेशा थकावन महसूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एवरीवन रीड एंड टेल मी द आंसर। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को इसमें से? रीड करिए। A biology teacher asked students to explain the significance of the double circulation of blood in humans। ठीक है, डबल सर्कुलेशन के बारे में क्वेश्चन है। Which of the following statements is most correct? सबसे ज्यादा करेक्ट कौन सा है? Blood flows only once through the heart in one complete cycle. It ensures oxygen rich and oxygen poor blood remain separate for efficient oxygen supply। हमारा जो हार्ट रहता है दैट इज ह्यूमन हार्ट, इट इज 4 चेम्बर हार्ट, एज यू ऑल नो, ऑलरेडी नो, राइट? के जो ह्यूमन हार्ट होता है दैट इज 4 चेम्बर हार्ट, इट इज अ 4 चेम्बर हार्ट। 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया, यहाँ पर एट्रिया, यहाँ पर एट्रिया, यानी दिस इज राइट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड का डिवीजन हो रखा है, ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिवीजन नहीं होता बच्चों तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी पवित्र ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी गंदा ब्लड, वो दोनों का दोनों मिक्स हो जाता, और हमें नहीं चाहिए कि ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाए, राइट? राइट साइड ऑफ द ब्लड डील्स विथ विच ब्लड? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, राइट साइड कौन सा ब्लड रखता है? इज इट ऑक्सीजनेटेड कि इज इट डीऑक्सीजनेटेड? एवरीवन विल टेल मी इन द चैट बॉक्स, एवरीवन, सारे बच्चे बताएंगे कि राइट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विथ ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड। फटाफट से कमेंट करके बताइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है? राइट साइड में यस, इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड है। एंड बच्चों ये कभी भी मिक्स नहीं होता है, देयर इज अ प्रॉपर सेप्टम इन बिटवीन, जिससे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों के दोनों सेपरेट रहते हैं। एंड ये सेपरेशन के मदद से हम लोग को ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलता है सेल्स को, नहीं तो हम लोग को दोनों का मिक्सिंग वाला ब्लड होता ना तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना पड़ता, बट बिकॉज वी हैव प्रॉपर सेपरेशन इट एंश्योर्स कि ऑक्सीजन रिच ब्लड अलग रहे और ऑक्सीजन पुअर ब्लड अलग रहे, यानी डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड सेपरेट रहे बिकॉज ऑफ द ह्यूमन हार्ट, बिकॉज ऑफ द 4 चेम्बर हार्ट। तो इसका आंसर क्या लगता है? ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अ फार्मर ऑब्जर्व्ड दैट द लोअर लीव्स ऑफ अ प्लांट वर येलोइंग while the upper leaves remained green। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है? lower leaves were yellowing and upper leaves remained green. He suspected nitrogen deficiency, which life process is mainly affected in this plant। कौन सा चीज गलत हो चुका है यहां पर? अब इसमें क्या बोला है? लोअर लीव्स येलो है एंड ऊपर के लीव्स ग्रीन है, यानी ऊपर के लीव्स एकदम बराबर है पर नीचे के लीव्स बराबर नहीं है। तो क्या प्रोसेस गलत हुआ है यहां पर? क्या लगता है आप लोगों को? ये येलो और ग्रीन का क्या चीज हुआ है? वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस, दैट इज करेक्ट। फोटोसिंथेसिस जो बच्चे कह रहे हैं दैट इज करेक्ट। कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नहीं आएगा बच्चों। यहाँ पर जो ग्रीन है ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे और जो येलो है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे। जो ग्रीन है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है इसलिए वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, सो दैट इज वाई दे आर हेल्दी। बट जो येलो लीव्स है उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, एंड अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो वो अपना खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। सो इसलिए वो क्या है? वो येलो है, बिकॉज दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डू फोटोसिंथेसिस, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे जो येलो लीव्स है।
और जो ग्रीन लीव्स है वो तो अपना फोटोसिंथेसिस कर पा रहे, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student performed an experiment to prove that light is essential for photosynthesis. Light essential है photosynthesis के लिए, ये experiment हमारे NCERT में भी है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। He used a potted plant, covered a part of one leaf with black paper. एक प्लांट को ना, हाँ एक सॉरी पार्ट ऑफ द वन लीफ, ठीक है, एक लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और एक्सपोज द प्लांट टू सनलाइट। आफ्टर आयोडीन टेस्टिंग द कवर्ड पार्ट डिड नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, एक प्लांट लिया वो लोग ने और एक लीफ जो था उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, बाकी का पूरा प्लांट का हिस्सा सनलाइट में था। अब जो ब्लैक पेपर में कवर्ड था ना, उसका आयोडीन टेस्ट किया तो वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, बाकी के सारे लीव्स ब्लू ब्लैक हो गए। ऐसा क्या हुआ, मतलब इसमें क्या आपको समझता है कि व्हाई इज इट सो कि जो लाइट में एक्सपोज्ड थे वो लोग ब्लू ब्लैक हो गए, पर जो ब्लैक पेपर में था बेचारा वो सनलाइट से एक्सपोज नहीं था, तो उसका वो ब्लू ब्लैक कलरेशन नहीं दिखा पाया, ऐसा क्यों? वेरी गुड, इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब देखो, जो बच्चों को डाउट हो रहा है कि मैम इसका आंसर ऑप्शन बी क्यों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। लेट मी टेल यू, आयोडीन टेस्ट हमारे एग्जाम में आता ही आता है, एमसीक्यू के फॉर्म में या असर्शन रीजन के फॉर्म में 1 मार्क क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको पूछेंगे ही पूछेंगे कि स्टार्च के फॉर्मेशन से आयोडीन टेस्ट होता है, कौन सा कलर दिखाता है, ये सारी चीजें, सो यू शुड नो। तो इसमें आपको क्या बोल रहे हैं कि जो प्लांट का लीफ है ब्लैक पेपर में, अब वो तो सनलाइट में एक्सपोज नहीं है, राइट, और दूसरा सब जो प्लांट का पार्ट था वो सनलाइट में एक्सपोज था, और जैसे ही सनलाइट मिली इसने क्या करना शुरू कर दिया, फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया। और बच्चों फोटोसिंथेसिस के बाद में क्या बनता है, लीफ के अंदर खाना बनता है, यानी स्टार्च बनता है। और जब हम लोग फोटोसिंथेसिस किए हुए लीफ को टेस्ट करेंगे आयोडीन टेस्ट करके, तो क्या लगता है, स्टार्च को डिटेक्ट करेगा ना ये, और जैसे ही स्टार्च डिटेक्ट होगा ये ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा, राइट, ये ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा। सो अगर ये ब्लू ब्लैक कलर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि कंफर्म इसके अंदर स्टार्च है। और इसके अंदर स्टार्च आखिर आया कहां से, बिकॉज उसने फोटोसिंथेसिस किया है, राइट, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। अब बात करते हैं ब्लैक पेपर वाले लीफ की। तो ब्लैक पेपर वाला जो लीफ था ये सनलाइट में एक्सपोज नहीं था, सनलाइट नहीं मिली तो उसने फोटोसिंथेसिस भी नहीं किया, फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो स्टार्च बनेगा क्या, स्टार्च भी नहीं बनेगा, और स्टार्च नहीं बना तो अगर आपने आयोडीन टेस्ट किया तो भी ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाएगा। सो दिस प्रूव्स दैट लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जिससे स्टार्च बनेगा, स्टार्च के बाद में ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ड्रिंक्स वेरी लिटिल वाटर ड्यूरिंग समर एंड नोटिसेस लेस यूरिन आउटपुट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस ऑब्जर्वेशन। इसने बहुत ही कम पानी पिया ड्यूरिंग समर और नोटिसेस लेस यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, ये क्या एक्सप्लेन क्या कर रहा है ये? यहाँ पे जो 2-3 बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, अभी के अभी ब्लॉक हो जाएंगे। जस्ट अ मिनट। यस, बताइए इसका आंसर क्या लगता है? मोर वाटर इज लॉस्ट एज स्वेट एंड किडनीज रीअब्सॉर्ब वाटर टू मेंटेन बैलेंस। अब इसमें क्या हुआ है, इसने बहुत कम पानी पिया, ठीक है, बहुत कम पानी पिया, वो भी समर के टाइम में, जबकि समर के टाइम में तो हमें और पानी पीना चाहिए, तो इसने कम पानी पिया। ठीक है, तो उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि यूरिन आउटपुट भी कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि बॉडी को समझ गया है कि इसने आज के दिन बहुत कम पानी पिया, तो उसको कंजर्व करना पड़ेगा, वो बचाना पड़ेगा पानी, राइट। इसलिए उसने यूरिन में बहुत ही कम पानी डाला, जिससे यूरिन आउटपुट कम आया। एंड दूसरा, जो भी एक्सेस वेस्ट था वो सब स्वेट के थ्रू निकल गया। नेक्स्ट, इन अ प्लांट एक्सपेरिमेंट अ कट स्टेम वॉज प्लेस्ड इन अ कलर्ड वाटर। ठीक है, कट स्टेम करके उसने कलर्ड वाटर में कोई भी डाल दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स ऑल्सो बिकेम कलर्ड। पेटल्स ऑफ द फ्लावर भी कलर हो चुके। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट फ्लावर्स थे और वो व्हाइट फ्लावर और स्टेम वाला भाग मैंने कलर वाटर में फॉर एग्जाम्पल येलो में डाला, तो जो फ्लावर व्हाइट था वो येलो हो गया। इसका मतलब क्या है? विच ट्रांसपोर्ट टिश्यू एंड लाइफ प्रोसेस आर डेमोन्स्ट्रेटेड हियर। अब जब स्टेम से ये फ्लावर के थ्रू जा रहा है, फ्लावर यहां पर है, ये स्टेम से जा रहा है फ्लावर तक, ये जो वे है, दिस वे इज व्हाट, दिस वे इज व्हाट। अब जो कलर वाटर था वो तो एक वाटर था, राइट, यानी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन यानी एसेंट ऑफ सैप एंड वाटर कंडक्शन, दिस इज डन बाय जाइलम टिश्यू। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम कंडक्ट्स वाटर, xylem conducts water and minerals essence of sap. When a person runs rapidly for several minutes, when a person runs rapidly for several minutes, his breathing rate increases. उसका breathing rate increase हो जाता है. Which of the following best explains this physiological change? ऐसा क्यों होता है? जब भी हम लोग भागते हैं तो ब्रीदिंग रेट एकदम हाई हो जाता है अचानक से, तो ऐसा क्यों होता है? ए लग रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं। वेरी गुड, ए है। मोर ऑक्सीजन इज नीडेड। जब भी हम लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब हम लोग का जो भी ऑक्सीजन है वो सब कुछ यूज हो जाता है, राइट। सेल्स का पूरा एनर्जी उसी में चला जाता है एंड सेल्स और चाहते हैं एनर्जी, तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन चाहते हैं, इसलिए तभी ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाता है, सो दैट मैक्सिमम ऑक्सीजन कैन गो इनटू इट। A biology lab demonstrates that unidirectional flow of water and dissolved minerals occurs in plants. Which of the following mechanisms is mainly responsible for this flow? अब बच्चों इसमें बहुत ही बड़ा आपको हिंट दे रखा है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर, यूनिडायरेक्शनल कौन करता है? जाइलम करता है, करेक्ट। जाइलम और फ्लोएम में से जाइलम करता है यूनिडायरेक्शनल, और वो भी वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इसमें क्या होगा? डिफ्यूजन, गटेशन के, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन, पुल, यस। तो इसमें जाइलम को मदद करने के लिए ये दोनों प्रोसेसेस आए थे, ये तो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी देखा था कि रूट प्रेशर इसको हेल्प करता है। जाइलम तो है ही, नो डाउट, जाइलम इज देयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पर उसी को हेल्प करने के लिए रूट प्रेशर इज देयर एंड ट्रांसपिरेशन पुल इज देयर, राइट। ट्रांसपिरेशन पुल इज देयर, जो कि पूरा का पूरा पानी जो है वो उसको पुल करता है ऊपर के साइड आने के लिए। तो रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल। इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इफ बाइल सिक्रीशन इज ब्लॉक्ड, बाइल सिक्रीशन अगर ब्लॉक कर दिया, बाइल सिक्रीशन मतलब कि लिवर ने अगर बाइल जूस बनाना बंद कर दिया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स विल अकर। अब बच्चों इसके लिए आप लोगों को बाइल जूस का पूरा फंक्शंस पता होना चाहिए। सबसे पहले बाइल जूस कौन बनाता है ये तो मैंने जस्ट आपको बोल ही दिया, पर आप लोग भी फिर से बता ही दीजिए। एंड बाइल जूस में एंजाइम्स होती है कि नहीं होती है ये भी बताएंगे सारे बच्चे। आई एम श्योर कि इसमें मैक्सिमम बच्चे गलत ही बोलेंगे। क्या लगता है आप लोगों को? लिवर बाइल जूस बनाता है, वो बाइल जूस में एंजाइम्स होती है?
बाइल जूस में देयर इज नो एंजाइम्स, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है। जो भी बच्चे बोल रहे मैम यस यस एंजाइम तो होता है, एंजाइम तो होता है, एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस में हमेशा याद रखना, बाइल जूस में देयर इज नो 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 एंजाइम। तो ये काम कैसे कर रहा है मैम? बाइल जूस का फंक्शन तो इमल्सिफिकेशन रहता है ना, यस इमल्सिफिकेशन रहता है, पर इसमें कोई लाइपेज एंजाइम नहीं रहती है, वो पैनक्रियाटिक जूस में रहती है। लिवर के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, बाइल जूस के अंदर भी कोई एंजाइम नहीं होता। इसका फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या है? ये बाइल जूस लिवर बनाता है, पर स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट होता है इन द गॉल ब्लैडर। तो ये भी हम लोगों को सैंपल पेपर में पूछते हैं, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि अगर गॉल ब्लैडर निकाल दिया तो क्या होगा। तो गॉल ब्लैडर अगर निकाल दिया तो बाइल जूस का कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टोरिंग नहीं हो पाएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब इसमें क्या होता है ना, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, भजिया खा लिया, पास्ता खा लिया, पिज्जा खा लिया, उसमें तो फैट रहता है भर भर के, राइट, चीज बर्गर खा लिया। अब ये सब जो फैट है उसको इमल्सिफाई किया जाता है, यानी छोटे छोटे लिपिड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स, एंड ये है फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, और ये कौन कर रहा है? ये बाइल सॉल्ट्स कर रहा है। बाइल सॉल्ट्स फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़कर लिपिड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, और ये बेटा कोई भी एंजाइम से नहीं हो रहा है। देयर इज नो एंजाइम्स, जस्ट एंड जस्ट बाइल सॉल्ट्स आर देयर। ये बाइल सॉल्ट से तोड़ा जा रहा है, कोई भी एंजाइम से तोड़ा नहीं जा रहा है। ओके, कॉपी कर लीजिए इसको, अच्छे से कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो जाए तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो बाइल जूस के बारे में आप लोगों को पता ही है। तो अगर बाइल जूस नहीं बना तो बाइल के फंक्शंस नहीं होंगे। हमने जस्ट देखा कि बाइल जूस क्या कर रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कर रहा है, राइट। तो इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, फैट्स विल रिमेन अनडाइजेस्टेड, कुछ भी फैट का डाइजेशन नहीं होगा। Next question. During an investigation, a student found that leaves of a plant close their stomata at noon, despite being in sunlight. अभी दोपहर को तो कितनी सनलाइट आती है, तो प्लांट्स भी एकदम शाड़े बन गए हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपना स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं दोपहर को। तो स्टूडेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या पता लगा सकते हैं कि आफ्टरनून को इतना हार्श सनलाइट रहता है, तो तभी तो उल्टे का फोटोसिंथेसिस करना चाहिए, पर तभी वो लोग स्टोमेटा बंद कर देते हैं। सुबह को जब भी लाइट सनलाइट आता है तभी खुला रखते हैं स्टोमेटा, और दोपहर को जब एकदम तेज सनलाइट आती है तभी बंद कर देते हैं। तो इसका क्या कारण है? विच रीजन बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस फेनोमेना? आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? ये लोग दोपहर को जब मेन टाइम रहता है तभी क्यों बंद करते हैं? वेरी गुड, बिकॉज हाई टेम्परेचर तभी होता है, एंड हाई टेम्परेचर हाई सनलाइट से जो भी पानी है प्लांट के अंदर वो सारा का सारा सनलाइट खींच लेगा थ्रू ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल क्या कहता है, वो पूरा का पूरा पानी खींच लेता है, नहीं तो फिर प्लांट तो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जब भी तेज सनलाइट रहती है तभी बंद कर देते हैं स्टोमेटा, सुबह के टाइम पे कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस जब भी एकदम धीरे धीरे सनलाइट आती है, ओके, जिससे ये बंद कर देते हैं, ट्रिगर स्टोमेटल पोर। A person was found to have less hemoglobin in his blood. Which of the following symptoms is most likely? अगर हीमोग्लोबिन बच्चों कम है, अगर हीमोग्लोबिन कम है
तो इसका मतलब क्या है, मोस्ट लाइकली क्या है, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो क्या होगा। आप लोगों को पता है हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज डैश, हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, याद है ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट या ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन कैरी करता है, यही क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन कैरी करता है, तो जो भी हमारे सेल्स है बॉडी के वो सबको ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फटीग ड्यू टू लेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ड्यू टू लेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट, अ विलेजर ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड दैट इज कंटेमिनेटेड विद यूरिया एंड अमोनियम कंपाउंड्स। एक बंदा पी रहा है ऐसा पानी जिसके अंदर सब कुछ गंदगी है, यूरिया है, अमोनिया के कंपाउंड है, सब कुछ है। तो विच ऑर्गन सिस्टम विल हैव टू वर्क हार्डर टू रिमूव दिस एक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम द बॉडी। अगर एक्सेस नाइट्रोजन आ गया तो कौन सा सिस्टम रहता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है। बहुत ही इजी है ये, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने वाला सिस्टम बच्चों, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने वाला इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज करेक्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट यानी जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट रहते हैं हमारे सेल्स में से, तो वो सब को निकाल देता है, करेक्ट है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने का काम रहता है किडनी का, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। A student studies phloem transport and concludes that it is a bidirectional process, ठीक है। फ्लोएम बाइडायरेक्शनल है ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्ट्स दिस कंक्लूजन, बेस्ट सपोर्ट दिस कंक्लूजन, बताइए। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स, यस दैट इज करेक्ट। जो भी हम लोग का फूड रहता है, हम लोग का मतलब प्लांट का, तो वो लोग जो भी फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं वो लीव्स में स्टोर करते हैं और फिर लीव्स से ट्रांसपोर्ट होता है पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स एंड ऑल्सो फ्रॉम स्टोरेज टू ग्रोइंग टिश्यूज। In an experiment on stomatal transpiration, ठीक है, a leaf was coated with Vaseline, ये बच्चों आया हुआ है, PYQ है ये, PYQ 2024 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आप लोगों की एक्टिविटी के बेस्ड है, ये हमारे एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी है, इसके ऊपर वैसलीन वाला एक्टिविटी भी है। आप लोग खुद रीड कर कर मुझे इसका आंसर बताइए, ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्या लगता है। Very good. Slight transpiration occurs due to stomata on lower surface, right? Stomata on lower surface. तो क्या होगा यहाँ पर जो वैसलीन लगाया जिससे स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएंगे, राइट? तो इसने क्या किया है, लीफ वॉज कोटेड विद वैसलीन ऑन इट्स अपर सरफेस ओनली एंड वाटर लॉस वॉज मेजर्ड। तो क्या होगा, क्योंकि अपर सरफेस में ही सिर्फ वैसलीन कोट किया है, लोअर सरफेस में भी स्टोमेटा तो होते हैं पर उसमें वैसलीन कोट नहीं किया है, तो उससे होगा गैस का एक्सचेंज, राइट? फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो स्लाइट ट्रांसपिरेशन अकर्स बिकॉज नीचे के सरफेस तो खुला है, तो वहां से ट्रांसपिरेशन जितना होगा बहुत ही छोटे लेवल पे होगा ड्यू टू स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस। An athlete was found to have high lactic acid levels.
इन ब्लड आफ्टर रनिंग। तो वो क्या किया, वो भाग रहा था और उसके बाद में उसको मसल क्रैम्प्स आने लगे। तो बच्चों मसल क्रैम्प्स का तो आपको पता ही है रीजन क्या रहता है, मसल क्रैम्प्स का रीजन, यस एवरीवन, मसल क्रैम्प्स का रीजन क्या रहता है, ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इन द मसल्स। तो लैक्टिक एसिड ये हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स में, जिससे मसल क्रैम्प्स आते हैं, मसल्स दुखने लगते हैं। ओके तो इसका क्या रहेगा आंसर, एरोबिक रेस्पिरेशन वाज मोर, ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स वाज इनएफिशिएंट, राइट। तो इनएफिशिएंट था जिससे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पे उसको स्विच करना पड़ा, नहीं तो मसल्स एरोबिक कर रहे थे पर उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा था। A patient has swelling in legs due to fluid retention and medical test shows less urine production. Which life process organ are likely affected? स्वेलिंग इन द लेग्स है, पूरा फ्लूइड से भर चुका है, ये तो आप लोगों ने अपने रिलेटिव्स में भी देखा होगा, ऐसा कंडीशन रहता है ना किसी को तो रहेगा ही, ऐसा पूरा पैर उनका एकदम सूजा हुआ रहता है, राइट, उसमें पूरा का पूरा फ्लूइड एकदम भर चुका है, ऐसा आपको लगेगा। तो मेडिकल टेस्ट शोज दैट यूरिन इज लेस, तो क्या हुआ है इसमें एग्जैक्टली कौन सा प्रोसेस अफेक्ट हुआ है, वेरी गुड, एक्सक्रीशन यानी किडनी अफेक्ट हुई है, जिसकी भी किडनी थोड़ी सी वो हो जाती है, फंक्शन छोड़ देती है। तो किडनी का क्या फंक्शन रहता है कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, इवन ऑस्मो रेगुलेशन करना यानी सॉल्ट वाटर बैलेंस करना। अभी हम लोग कभी ज्यादा पानी पी लेते हैं, कभी हम लोग कम पानी पीते हैं, कभी पानी भी नहीं पीते हैं। तो ये सब चीज कैसे ये बैलेंस करता है, हमारा बॉडी कैसे बैलेंस करता है, थ्रू दिस किडनीज। सो किडनी का एक तो रोल है ही कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, पर दूसरा रोल ये है कि ये सॉल्ट एंड वाटर को बैलेंस करता है, कि कभी ज्यादा पानी पी लिया तो वो एक्स्ट्रा पानी यूरिन के थ्रू निकाल देना, अगर कम पानी पिया तो पानी बहुत ही कम रखना है यूरिन में। ये सारी चीजें कौन कर रहा है, ये सब किडनी कर रहा है, ठीक है। तो इसमें फ्लूइड का जो रिटेंशन है, पूरा का पूरा फ्लूइड अभी भी भरा हुआ है, वो एक्सेस जो फ्लूइड है वो क्यों नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है। अगर किडनी काम करती तो ये चांस ही नहीं आता जिसमें पूरा का पूरा फ्लूइड भर चुका है पैरों में, राइट। क्योंकि हमारी किडनी काम करती है, हम लोग में कोई स्वेलिंग नहीं रहता है। जैसे ही स्वेलिंग आना शुरू हो जाए आप लोगों को मतलब समझ लेना कि कहीं ना कहीं ऑस्मो रेगुलेशन नहीं हो पा रहा है, नहीं तो कभी भी किडनी ऐसा करेगी ही नहीं कि फ्लूइड रख रही है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा पानी हमारे बॉडी में रहता ही नहीं है, अगर एक्स्ट्रा है तो उसको निकाला जाता है, और एक्स्ट्रा अगर रखते हैं ना तो फिर ये सब स्वेलिंग वगैरह आता है, इसलिए बॉडी डज नॉट डू इट ओनली। ओके तो इसका मतलब है कि किडनी काम नहीं कर रहा है। A biology student explains that oxygenated blood and deoxygenated blood never mix in humans. मैंने आपको कहा था कि ह्यूमंस में कभी भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है, एम्फीबियंस में होता है, ठीक है, एम्फीबियंस में होता है, क्योंकि इनके पास कितना चेंबर का रहता है, 3 चेंबर्ड हार्ट, यानी 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। अब मान लेते हैं एट्रिया में सेपरेट रहता है, ऑक्सीजनेटेड अलग डीऑक्सीजनेटेड अलग, पर क्या फायदा है, क्योंकि वेंट्रिकल में जाके तो मिक्सिंग होने वाला है। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज सीन इन केस ऑफ एम्फीबियंस, वेरएस हम लोग में तो नहीं होता है, बिकॉज प्रॉपर दोनों अलग अलग रहते हैं। विच स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्यों, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि ह्यूमंस का देखे एंड एम्फीबियंस का देखे तो क्या डिफरेंस है। एम्फीबियंस के पास 3 चेंबर हार्ट है, ह्यूमंस के पास 4 चेंबर हार्ट है। ह्यूमंस के पास 4 चेंबर हार्ट है और एम्फीबियंस के पास 3 चेंबर हार्ट है। क्या होगा इसका आंसर, वेरी गुड, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी दैट इज करेक्ट, कि ह्यूमंस हैव 4 चेंबर हार्ट with complete septum, that is correct. During photosynthesis the source of oxygen released in the atmosphere is, photosynthesis में the source of oxygen released into the atmosphere क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में
ऑक्सीजन अंदर जाता है कि ऑक्सीजन बाहर जाता है? ऑक्सीजन बाहर जाता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इन, ऑक्सीजन आउट, राइट, ऑक्सीजन आउट। तो ये किसके फॉर्म में होता है? दैट इज वाटर के फॉर्म में। अब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हम लोग लिखेंगे तो उसमें हम लोग वाटर वेपर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन लिखते हैं। तो जो वाटर वेपर है ना, उसमें से फिर आगे जाके स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के बाद में ऑक्सीजन निकलने वाला है, बिकॉज ये जो वाटर है इसी का स्प्लिटिंग होता है जिससे हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो जो ऑक्सीजन निकल रहा है फोटोसिंथेसिस में, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है वाटर, बिकॉज व्हाट हैपेंस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैपेंस। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हैपेंस जिससे ऑक्सीजन निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। अब देखिए इसमें क्या बोला है, कंपेयर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन दीज थ्री कंडीशंस। कंडीशन ए में इन सनलाइट विद विंड, कंडीशन बी इन सनलाइट विदाउट विंड, और इसमें इन शेड विदाउट विंड, विद सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन रेट फ्रॉम दी हाईएस्ट टू द लोएस्ट। सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन किसमें होगा बच्चों? ट्रांसपिरेशन इन सनलाइट विद विंड, ट्रांसपिरेशन इन सनलाइट विदाउट विंड, क्या होगा? अब सबसे पहली बात कि ट्रांसपिरेशन के लिए जहां पर सनलाइट होगी वहां पर तो सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, राइट? तो ये तो एकदम ही गलत है। ओके आप लोग का कहना है ऑप्शन बी राइट है, पर ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि इसमें देखिए इन सनलाइट विद विंड, अब विंड होगा तो भी फटाफट से ट्रांसपिरेशन होगा, तो विंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला आएगा कंडीशन ए, फिर बी, बिकॉज इसमें विदाउट विंड हो गया, विंड नहीं है, और इसमें तो विंड भी नहीं है और शेड भी नहीं है, मतलब शेड है, सनलाइट भी नहीं है और विंड भी नहीं है। तो ये दोनों फैक्टर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें सबसे कम रहेगा, और इसमें दोनों फैक्टर्स है तो इसमें सबसे ज्यादा रहेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट सफर्स फ्रॉम ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स पता है ना, लिम्फेटिक सिस्टम रहता है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है अपना, वैसे ही एक लिम्फेटिक सिस्टम रहता है। तो लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, वो सारी चीजें ये करते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि वो इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जैसे कि ब्लड इज अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड, वैसे लिम्फ इज अ सेकेंडरी सर्कुलेटिंग फ्लूइड। लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर लिम्फ बहता है। causing swelling, which life process is mainly impacted and what is the primary function of the lymph? Circulation returns tissue fluid to blood and fights infection. तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फ? लिम्फ का क्या फंक्शन है कि ये सर्कुलेशन करवाता है, राइट, सर्कुलेशन करवाता है, रिटर्न्स टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड एंड फाइट्स इन्फेक्शन। क्योंकि ये लिम्फ, मैंने आपको क्या कहा था कि इम्यूनिटी में बहुत मदद करता है, तो इन्फेक्शन यानी ये इम्यूनिटी में मदद करेगा। इम्यूनिटी में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a potted plant is kept in a sealed transparent chamber exposed to sunlight for 6 hours. A potted plant is kept in a sealed transparent chamber exposed to sunlight for 6 hours. The oxygen concentration in the chamber increases. Which process in plants is responsible for this increase and from where does the oxygen originate? अब अगर इसको सील्ड ट्रांसपेरेंट चेम्बर में डाला है और
सनलाइट में एक्सपोज किया है। अब बच्चों इसमें क्या किया है, प्लांट को एक ट्रांसपेरेंट ऐसे चेम्बर में डाल दिया, ठीक है, मतलब एकदम प्रॉपर सील करके, कोई हवा अंदर नहीं जा सकती है, पर उसको सनलाइट में एक्सपोज कर दिया। अब प्लांट के पास ताकत है कि नहीं है खुद का ऑक्सीजन जनरेट करने का? कैसे जनरेट कर पा रहा है? बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, यस और नो। जब आप प्लांट को सनलाइट दोगे तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन बाहर। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, एंड इसलिए ये पूरा चेंबर ऑक्सीजन रिच बन जाता है। तो ऑक्सीजन कैसे आ रहा है? थ्रू फोटोसिंथेसिस। Next, during a physical fitness test, two students had the following observation. Student A और student B दो students है। पल्स 70 BPM at rest और दूसरा 80 BPM at rest। इसमें 110 BPM आफ्टर रनिंग, मतलब आफ्टर रनिंग का है ये, और ये भी आफ्टर रनिंग का है। ओके, तो सबसे रीजनेबल कंक्लूजन आपका किसका लग रहा है? मतलब बराबर है वो स्टूडेंट, उसका हार्ट रेट बराबर है, आपको कौन सा लग रहा है? ये आपको बताना है कि 70 से 110 जाना कि 80 से डायरेक्ट 140 जाना, कौन सा चीज सही लग रहा है आपको? स्टूडेंट बी हैज अ मोर एफिशिएंट हार्ट, स्टूडेंट ए हैज अ मोर एफिशिएंट हार्ट बिकॉज लोअर पल्स राइज इंडिकेट्स बेटर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। यस, दैट इज करेक्ट। स्टूडेंट ए का फिटनेस लेवल अच्छा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अचानक से देखो, स्टूडेंट ए का कैसा हुआ है, 70 से 110 हुआ है, और इसका 80 से 140 हुआ है डायरेक्ट, 80 से 140 डायरेक्ट। तो जब भी डायरेक्ट ऐसा जंप मारता है, इतना फिटनेस, मतलब डायरेक्ट इतना हार्ट रेट जंप मारेगा, तो जो ब्लड वेसल्स है, क्योंकि हार्ट के भी ब्लड वेसल्स रहते हैं, ठीक है, तो उसको तो झटका आएगा अचानक से। अचानक से इतना ज्यादा प्रेशर, कभी प्रेशर इतना कम था, अचानक से इतना ज्यादा प्रेशर, तो उसको झटका पड़ेगा। सारे जो भी कैपिलरीज और आर्टरीज, वेन, सब कुछ को एकदम झटका लगेगा अचानक से। पर इसको इतना झटका नहीं लगेगा, क्योंकि 70 से सिर्फ 110 हुआ है, सिर्फ 40 का डिफरेंस है, दैट इज फाइन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका हार्ट बेहतर है और इसका थोड़ा सा गया हुआ है, राइट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? स्टूडेंट ए हैज मोर फिटनेस लेवल। A boy accidentally inhales dust and coughing occurs immediately, ठीक है। तो अचानक से उसके नाक के अंदर डस्ट गया और उसका कफिंग चालू हो गया, खांसी चालू हो गया। Which life process is involved and what is the primary role of this reflex? मतलब अभी जब भी हम लोगों को कोई भी ऐसी चीज जाती है तो हम लोग खांसना शुरू कर देते हैं, जो भी हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ऐसी कोई चीज चली जाती है तो हम लोग खांसना शुरू कर देते हैं, राइट। तो इसका क्या है, हम लोग क्यों खांस रहे हैं? एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन के न्यूट्रिशन, कौन सा ये लाइफ प्रोसेस ट्रिगर कर रहा है जिससे हम लोग खांस रहे हैं? हम लोग क्यों खांस रहे हैं? बिकॉज, वेरी गुड, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कैसे होता है? थ्रू विंड पाइप, राइट। तो ट्रेकिया में अगर कोई ऐसी चीज चली जाती है, फॉरेन पार्टिकल अगर कोई ऐसा चला जाता है, तो तुरंत ही हमारा बॉडी कफ करता है और उसको निकालने का पूरा प्रयत्न करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यस, बताइए। वेरी गुड, ट्रांसपिरेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपिरेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर प्लांट जाइलम टिश्यू को ब्लॉक कर दिया तो जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है कि नहीं? तो वाटर एंड मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्टेशन करने वाला है वो तो रुक गया, तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा और वाटर ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। A biology teacher demonstrates that when yeast respires without oxygen, ethanol and carbon dioxide are produced, right? अगर हम लोग anaerobic respiration की बात करें,
और वो भी ईस्ट की बात करें तो वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. What type of respiration is this and why is it less efficient than aerobic respiration? Okay, तो aerobic respiration और anaerobic respiration की हम बात करें तो obviously we prefer aerobic because aerobic में क्या फायदा होता है, उसमें ATP का फायदा होता है. ATP जनरेशन इज मच मोर. अगर हम aerobic की बात करें तो डायरेक्ट इसमें आपको 38 ATP मिलते हैं. करेक्ट, 38 ATP मिलते हैं. पर अगर हम एनाएरोबिक की बात करें जैसे कि ईस्ट में होता है उसमें सिर्फ 2 ATP मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP. तो कितना ज्यादा डिफरेंस है ना, कितना ज्यादा डिफरेंस. तो इसलिए हमेशा क्या प्रेफर किया जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन. तो इसका आंसर रहेगा एनाएरोबिक बिकॉज ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. A patient with chronic kidney disease undergoes dialysis twice a week. ठीक है, डायलिसिस हो रहा है उसका. Which of the following statements about dialysis is most accurate? क्या लगता है इसमें? अ पेशेंट विथ क्रॉनिक डिजीज, किडनी के डिजीज है और वो डायलिसिस करवा रही है ट्वाइस अ वीक. तो डायलिसिस में क्या होता है, ऐसा जिसका भी किडनी बर्बाद हो जाता है वो लोग को डायलिसिस करवाना पड़ता है पूरा लाइफ तक. तो क्या रहता है इनका, क्यों जाते हैं डायलिसिस करवाने के लिए? बिकॉज डायलिसिस में वो एक्सटर्नली नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर देता है. तो डायलिसिस आप समझो एक ऐसा बक्सा है जिसके अंदर हमारा ब्लड जाता है और वो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है. क्योंकि उनकी किडनी काम नहीं कर रही है तो वो बक्से से नाइट्रोजनस वेस्ट निकाला जाएगा और फिर से वो बक्से में से ही अपना ही ब्लड निकलेगा विदाउट द नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट तो वो बक्से में कैद हो गया. तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बिना का ब्लड है वो उस बक्से में से निकलेगा और बैक इनटू द पेशेंट्स बॉडी डाला जाएगा. तो पेशेंट बॉडी से ब्लड निकल रहा है, वो जा रहा है बक्से में, उसमें से ही नाइट्रोजनस वेस्ट बिना का ब्लड निकलेगा और फिर से वो पेशेंट बॉडी में डाला जाएगा. तो क्या कर रहा है ये, आर्टिफिशियल किडनी जैसा काम कर रहा है, यस और नो? क्योंकि उनकी किडनी काम नहीं कर रही है तो वो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू यानी डायलिसिस या हीमोडायलिसिस के थ्रू अपना ब्लड फिल्टर करवा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ टॉल ट्री कंटिन्यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर to its top leaves even during a hot day. Which combination of forces mainly drives this upward water movement? वेरी गुड, इसका आंसर ऑप्शन है. बिकॉज बच्चों अगर हम बात करें अपवर्ड मूवमेंट की तो अपवर्ड मूवमेंट, सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो आपको मिलेगा इन केस ऑफ जाइलम. एंड जाइलम से ही रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ग्रीन प्लांट kept in a sunlight is supplied with radioactive carbon dioxide. Okay, radioactive carbon dioxide दिया जा रहा है उसको. After 6 hours the radioactive isotope is most likely to be found in dash. अब अगर ग्रीन प्लांट kept in sunlight is supplied with carbon dioxide, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या लगता है कहां पर रहेगा? जाइलम सैप में, ग्लूकोज इन लीव्स में, न्यूक्लियस ऑफ गार्ड सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ रूट सेल्स? ओहो, वेरी गुड, ग्लूकोज इन लीव्स. तो 6 आवर्स के बाद में तो बच्चों हो ही गया ना, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देकर वो फोटोसिंथेसिस करवाने का शुरुआत कर रहा है. 6 घंटे के बाद में तो खाना भी बन जाएगा, राइट? फोटोसिंथेसिस होकर खाना भी बन जाएगा और वो खाना ग्लूकोज के फॉर्म में रहेगा इन द लीव्स. ड्यूरिंग डाइजेशन
प्रोटीन ब्रेकडाउन अकर्स इन द स्टोमेटा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. प्रोटीन ब्रेकडाउन अकर्स इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. यस, स्टमक में कौन से एंजाइम से होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम से होता है, ये आपको बताना है मुझे चैट बॉक्स में. विच एंजाइम कॉम्बिनेशंस एंड प्रोडक्ट्स आर करेक्ट. तो स्टमक की हम बात करें तो कौन सी एंजाइम, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो कौन सी एंजाइम बच्चों. जो पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स थी, 3 एंजाइम्स थी, राइट. पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. ये तीनों के तीनों एंजाइम्स क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का ब्रेकडाउन करते हैं. बट बच्चों ये पैनक्रियाज में नहीं हो रहा है. पैनक्रियाज सिर्फ बना रहा है, वो सब एंजाइम्स को बना रहा है, पर ये सारी चीजें जा रही है इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब कुछ कार्यक्रम हो रहा है. स्टार्ट करेंगे विद द स्टमक. तो स्टमक में लाइपेज और अमाइलेज का कोई मतलब नहीं है, तो इसको तो क्रॉस ही कर डालो, क्योंकि पेप्सिन होना चाहिए. पर पेप्सिन किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. अब क्या डायरेक्ट अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है क्या ये. एंड दूसरा ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन ग्लूकोज में क्यों कन्वर्ट होगा भाई, ये अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा, राइट. क्योंकि अमीनो एसिड्स आर दी फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन. अमीनो एसिड ऐसे ही नहीं बन जाता है, वो फाइनल जब भी होता है ना प्रोटीन का ब्रेकडाउन, तभी अमीनो एसिड्स बनता है. और पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड इज अ लाइक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. पेप्टाइड को और तोड़ेंगे तो अमीनो एसिड्स मिलते हैं. तो जो स्टमक कर रहा है डाइजेशन, वो अमीनो एसिड नहीं बना रहा है डायरेक्ट, वो पेप्टाइड बना रहा है. ठीक है, फिर ट्रिप्सिन आएगा पिक्चर में, जो डायरेक्टली अमीनो एसिड्स बना रहे. तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, दैट इज पेप्सिन will get converted into peptides. Peptides like intermediate product. फिर पेप्टाइड्स के ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट करेगा. ट्रिप्सिन इज अ एंजाइम जो कि पैनक्रियाटिक जूस से प्रोड्यूस हुआ है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आता है. तो ये फाइनली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा. एज यू ऑल नो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लास्ट साइट ऑफ डाइजेशन. यस और नो, ये लास्ट साइट है. इसके बाद में बच्चों नहीं होने वाला है डाइजेशन, तो इट इज द लास्ट साइट ऑफ digestion. A plant cell is placed in concentrated sugar solution and the cytoplasm shrinks away from the cell wall. Which biological process does this demonstrate and why does this happen? तो इसमें क्या हो रहा है, प्लांट सेल को एक कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में डाला है, चाशनी में डाला है प्लांट सेल को, एंड साइटोप्लाज्म एकदम श्रिंक हो जाता है अवे फ्रॉम द सेल वॉल. विच बायोलॉजिकल प्रोसेस डज दिस डेमोन्स्ट्रेट एंड व्हाई डज दिस हैपन. Very good. Plasmolysis. Water moves out of the cell by osmosis. तो इसका क्या रहेगा, कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट करता है ये है प्लाज्मोलाइसिस, राइट. प्लाज्मोलाइसिस यानी क्या, कि सेल का फट जाना, सारी चीजें बाहर आना, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस, जिससे वाटर मूव्स आउट थ्रू द ऑस्मोसिस. ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, ये मोस्टली प्लांट सेल्स में होता है प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ब्रेकडाउन हो चुका है, पर सेल वॉल अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि सेल वॉल तो रिजिड है, तो वो तो नहीं फटता है जल्दी से, तो वो अभी भी इंटैक्ट है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट चुका है, जिससे सारे का सारा कंटेंट बाहर आ चुका है. एन एथलीट होल्ड्स हिज ब्रेथ फॉर 2 minutes ड्यूरिंग स्विमिंग. वो स्विमिंग कर रहा है और 2 मिनट तक उसने ऐसे सांस रोक कर रखा. Which change in the blood composition mainly triggers the urge to breathe. मतलब 2 मिनट के बाद में हम लोग को क्यों फील होता है, ऐसा घुटन जैसा फील क्यों होता है, क्योंकि 2 मिनट तक अगर आपने सांस रोकी तो जो भी हमारे सेल्स है वो सब लोग एकदम ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाएंगे. उनको ऐसे लगेगा भाई क्या हो गया ऐसा अचानक से, ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है. तो इसलिए वो लोग क्या करना लगेंगे, ऑक्सीजन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, बिकॉज 2 मिनट तक अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. तो अभी हम लोग को क्या लगता है इसका आंसर क्या रहेगा, इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, राइट. कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो चुका है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हानिकारक होता है बच्चों.
आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि हीमोग्लोबिन जो है ना, वो हीमोग्लोबिन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से अट्रैक्टेड है रादर देन ऑक्सीजन। तो हम लोग ये कर ही नहीं सकते कि हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए। एक बार अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया ना, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच हो जाएगा। हीमोग्लोबिन तो पता ही रहेगा, राइट, जो ऑक्सीजन कैरी करता है। पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच कर लेता है, विच इज रॉन्ग, राइट। तो ये जो 2 मिनट तक हम लोग सांस नहीं ले रहे, उसमें ऑक्सीजन तो खत्म हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड वी कांट डू इट। इसलिए तब के तब हम लोग छोड़ देते और सांस लेना शुरू कर देते, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। A plant's phloem is damaged by an insect attack. Which immediate effect is most likely to happen? क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा इसमें? क्या लगता है? अगर फ्लोएम ये कर दिया, हम लोगों ने डैमेज कर दिया, फ्लोएम को डैमेज कर दिया, तो क्या क्या होगा? फ्लोएम अगर डैमेज हो गया तो फ्लोएम के फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। फ्लोएम के फंक्शंस क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करना। तो वाटर सप्लाई टू लीव स्टॉप्स मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड। यस, फूड का ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि फ्लोएम का पानी से कुछ लेना देना ही नहीं है। इसमें पानी का बोला है, पानी कहाँ से आया? पानी तो जाइलम देखता है, ये सिर्फ फूड का ट्रांसपोर्टेशन देखता है। A person over consumes protein rich food but drinks very little water, ठीक है। Which excretory product will be most concentrated and why is this risky? अगर हम लोग पानी ज्यादा नहीं पी रहे और सिर्फ प्रोटीन 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 खाते जा रहे हैं, तो प्रोटीन में रहता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजन बढ़ते जा रहा है, और इससे क्या हो सकता है? हमारे अंदर यूरिया का लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि बच्चों जितना हम लोग प्रोटीन खाते हैं ना, तो वो प्रोटीन अगर पानी नहीं पिएंगे तो फिर हमारा किडनी डैमेज हो सकता है। इसलिए जब भी प्रोटीन का इंटेक करो तो प्रोटीन का इंटेक के साथ साथ में पानी भी ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि यूरिया एक ऐसी चीज है या कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसी चीज है जिसको निकालने के लिए हमको बहुत ज्यादा पानी देना पड़ता है। तो अगर हम लोग पानी नहीं पिएंगे तो वो वेस्ट हम लोग निकाल नहीं सकेंगे बॉडी में से। आप लोगों को पता ही रहेगा यार, कोई भी साफ सफाई करना रहता है तो पानी से वो चीज निकाली जाती है, यस और नो। तो पानी चाहिए ही रहेगा, पानी के बिना नहीं हो सकता है साफ सफाई, तो इसलिए पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। A frog has 3-chambered heart while a human has 4-chambered heart. ये तो पता है, फ्रॉग के पास 3 चेम्बर रहता है, हम लोग के पास 4 चेम्बर रहता है। Which advantage does the human heart provide for survival? Human heart provide for survival बताना है। ह्यूमन हार्ट का ऐसा क्या एडवांटेज है? ह्यूमन हार्ट के पास सेप्टम रहता है, जिससे ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड अलग अलग रहते हैं। अ पेशेंट डेवलप्स इडीमा, इडीमा मतलब स्वेलिंग, मैंने आपको कहा था ना पैर में स्वेलिंग हो जाता है, ये सब चीज, तो स्वेलिंग ड्यू टू प्रोटीन लॉस इन यूरिन। विच लाइफ प्रोसेस एंड ऑर्गन आर अफेक्टेड? अगर यूरिन की बात हो रही है तो हम लोग को एक ही लाइफ प्रोसेस याद आता है, यूरिन मतलब इसमें हो रहा है एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम, राइट, किडनी में प्रॉब्लम चल रही है। इन अ प्लांट लीफ, इफ अ प्लांट लीफ इज कोटेड विथ ऑयल, ठीक है, द लीफ विल्ट्स क्विकली। अगर हम लोगों ने प्लांट को जैसे वैसलीन से कवर किया था, वैसे अगर मैं तेल से उसको कवर कर दूं तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे, राइट। और अगर स्टोमेटा को ब्लॉक कर दिया यार, तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, राइट। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, करेक्ट। ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो पाएगा। तो फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन बोथ आर करेक्ट, यहाँ पे बोथ ए एंड बी अगर ऑप्शन हो तो बोथ ए एंड बी आएगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस वाले बच्चे भी सही कह रहे हैं और ट्रांसपिरेशन वाले बच्चे भी सही कह रहे हैं, बिकॉज स्टोमेटा से ये दोनों प्रोसेसेस होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आज का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हम लोगों ने बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करे।
राइट अगर ये आप लोग अलग से करते तो आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता, बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को समझने के लिए हमको टाइम लगता है। पर आज 1 घंटे के अंदर, सिर्फ 1 घंटे के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करवा लिए। आज के सेशन में हम लोगों ने करीबन 50 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं। तो यस, डू लाइक दिस सेशन एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इफ यू ऑल अटेंडेड द होल सेशन विथ मी, रिकॉर्डेड हो या लाइव हो। एक बार कमेंट करके मुझे डन ऐसा कमेंट करके लिख देना, ठीक है, जिससे आप लोगों का ये होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।